लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में अहम तैनाती और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर गुफ्तगू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि COP27 कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। एवनफील्ड लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, हम आपको दिखाते हैं। बहुत कामयाब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश थी। सब ने मिल के मैंने फॉरेन मिनिस्टर साहब ने और हमारी जो क्लाइमेट चेंज की वज़ीर हैं उन्होंने और हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने सब ने मिल के बड़ी भरपूर कोशिश की और ये टीम वर्क था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके नतीजे में हमने हर जगह हर फोरम पर COP27 पर पाकिस्तान की बात की। और आपको बताएं, PTI के एहतजाज के बायस 4 दिन से महसूर रावलपिंडी के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बुजुर्ग शहरी फट पड़े, रास्ते बंद करने वालों को ऐसी खरी खरी सुनाई कि तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज का बोरिया बिस्तर लपेटने पर मजबूर हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर जारी धरने खत्म कर दिए गए। तफसील जानेंगे उमर आसिफ से। PTI के एहतजाज के बायस रावलपिंडी के शहरी 4 दिन तक अजियत और तकलीफ में मुब्तला रहे। बिलाखिर उनके सब्र का पैमाना छलक उठा। बुजुर्ग शहरी एहतजाज करने वालों पर बरस पड़े। मेरा मसला ये है कि अवाम को रहने दो। 2 रोज कबल रावलपिंडी की एक बुजुर्ग खातून ने भी शहर को महसूर करने वालों को ऐसे ही खरी खरी सुनाई थी। खाना खराब हो अल्लाह करके परेशान की तो सुबह में 3 घंटे नहीं पहुंची। 3 रोज मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले शहरियों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। मुसलसल स्कूल मतलब बंद है, बच्चे आ जा नहीं रहे, रास्ते बंद। मसला है गाड़ी वाले डबल कराया, जहाँ टैक्सी वाले 100 रुपए लेते वहाँ 200 रुपए 300 रुपए। शहरियों का गुस्सा भांपते हुए और अपने खिलाफ चलती नफरत की हवा देखकर PTI की मुकामी क़यादत एहतजाज का बोरिया बिस्तर गोल करने पर मजबूर हो गई, लेकिन मलबा आला क़यादत पर डाल दिया। ताज़ा तरीन हमें ऊपर से पार्टी की पॉलिसी आई है कि हम जो ब्लॉकेज है मरी रोड की वो हम खत्म कर रहे हैं। एहतजाज खत्म होने के ऐलान के साथ ही मरी रोड, पीरवदाई मोड़, सवा कैंप और दीगर मुकामात पर जारी धरने खत्म कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें हटाकर सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली में तब्दीली कर दी गई है। PTI ने अब M1 मोटरवे इंटरचेंज बंद करेंगे, ऐसा ऐलान कर दिया है। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर इस्लामाबाद आने और जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। मुजाहिरीन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसके मनाजिर भी हैं हमारे पास जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली है जो थोड़ी सी तब्दील हुई है। और अब इसके बाद में जो PTI के मुजाहिरीन हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। M1 मोटरवे इंटरचेंज, ये है वो मकाम, ये है वो इलाका कि जिसको ये बंद कर देंगे, अब ऐसा कहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना है कि मार्च अब रुकेगा नहीं, तहरीक का मजीद जोर पकड़ेगी। पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद FIR दर्ज नहीं करा सके क्योंकि पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही थी। फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो गया कि हमलावरों की तादाद ज्यादा थी। चीफ जस्टिस से अपील है कि मामले का नोटिस लें। अब हमारी मार्च रुकेगी नहीं, हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो रुकेगी नहीं, वो इंशाल्लाह और जोर पकड़ेगी। गवर्नमेंट हमारी है, हम हैं पंजाब के अंदर, हमारी हुकूमत है, वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है और अब पुलिस से हम है, मैं FIR नहीं रुकवा सकता। चीफ जस्टिस साहब आपको देखनी पड़ेंगी मेरी FIR। और अब वाजे हो गया कि 2 शूटर हैं क्योंकि वो फोरेंसिक्स में निकला है, तो इसका मतलब कि जो उन्होंने कहा था एक ही आदमी ने और दीनी इंतसाब पसंद, वो खत्म हो गई बात। हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक के अंदर उधर कोई इंसाफ नहीं होता, इसलिए वो बनाना रिपब्लिक है। इमरान खान रास्ते बंद करके क्या हासिल करना चाहते हैं, सवाल ये है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान खान की वजह से मुल्क में फसाद, इंतशार और नफरत फैलती चली जा रही है। इन्हीं की वजह से आज स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के रास्ते बंद हैं। जो पैसा ये रास्ते बंद करने और जलाओ घेराव पर खर्च कर रहे हैं वो सैलाब ज़दगान की बहाली पर लगा देते। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वो ठीठ और फस्ताई शख्स है जिसने सैलाब ज़दगान की इमदाद पर भी सियासत की।
अवाम के जानो माल की हिफाजत पर मामूर पंजाब पुलिस की भारी नफरी पीटीआई मार्च की सिक्योरिटी पर लग गई। 20,000 से जायद पुलिस एहलकार मार्च में ड्यूटी देंगे। वजीराबाद को हाई सिक्योरिटी जोन करार दे दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से हज़ारों पुलिस एहलकार वजीराबाद में तैनात हैं। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान की पुलिस नफरी मार्च के लिए वजीराबाद में मौजूद है। एलीट फोर्स के 400 से 40 जवान और 100 स्नाइपर्स की भी तैनाती की गई है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक काफिलों के कंटेनर्स पर बुलेट प्रूफ शीशे और रोस्टम पहुंचा दिए गए हैं। सिक्योरिटी SOPs के तहत कंटेनर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी हिसार बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान का कहना है कि चंद लोग जाकर शाहराहों को बंद कर देते हैं। इस वक्त इंतशार की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गवर्नर राज आईनी इकदाम जरूर है, मगर ये आखिरी ऑप्शन है। इस वक्त जो इंतशार की सूरत हाल जब बनती है, स्टूडेंट्स अपने जगहों पे नहीं पहुंच सकते। चंद लोग जो हैं वो पूरे पुल को आसरा बना लेते हैं। दो लोग जाकर मोटरवेज़ को रोक के करने की कोशिश करते हैं। और बहरहाल इंतशार ख़त्म होना चाहिए। और गवर्नर रूल जो है वो कभी भी कोई ख्वाहिश नहीं है कि गवर्नर रूल लगे। गवर्नर रूल का आइन में एक ऑप्शन ज़रूर है, और अगर कोई एक इंतहाई कदम है, अगर ज़रूरत हुआ तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल देखा जा रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सैनिटरी प्रिवेल करेगी और हालात बेहतर होने चाहिए। ये इंतशार काबिल कबूल नहीं है। और आपको बताएं, पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और मंगला गैरजन्स का अलविदाई दौरा। उन्होंने दोनों मकामात पर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और फौजियों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरों और जवानों की पेशावराना तरबियत, मुख्तलिफ ऑपरेशंस और कुदरती आफात के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। सिपह सलार ने फौजियों पर जोर दिया कि हालात जैसे भी हों वो इसी जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत करते रहें। सियालकोट छावनी पहुंचने पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर ने किया। मंगला गैरजन्स में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर ने खुशामदीद कहा। अहम मामला, कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन बार बार मुलतवी हुए चले जा रहे हैं। इस पर सिंध हाई कोर्ट खासी बरहम। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की सरजनिश करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कराए। सिंध पुलिस कौन से सैलाब मुतासरीन के साथ मसरूफ है? अदालत ने DG रेंजर्स और IG सिंध से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद बताएंगे इरफानुल हक। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने की जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने इल्तवा पर बरहमी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, बहुत हो गया, इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि 9 नवंबर को तातील की वजह से इलेक्शन कमीशन का इजलास नहीं हो सका। अगला इजलास 15 नवंबर को तलब किया गया है। चीफ जस्टिस ने इजहार नाराजी करते हुए कहा कि छुट्टी थी तो क्या हुआ, ये इलेक्शन कमीशन है, कोई स्कूल नहीं, इजलास हो सकता था। एडवोकेट जनरल सिंध और इलेक्शन कमीशन के वकला ने बताया कि सिंध हुकूमत ने सैलाब की वजह से पुलिस की नफरी फराहम करने से माजरत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सैलाब में कौन सी पुलिस जाती है, बताएं सैलाब ज़दगान के पास पुलिस क्या कर रही है, कौन सी ड्यूटी है पुलिस की। एक गांव बता दें जहां पुलिस ने सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन किया हो। अदालत ने DG रेंजर्स और IG सिंध को एहलकारों की मजमूई तादाद और उनकी तैनाती की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने हिदायत की कि 14 नवंबर तक DG रेंजर्स और IG सिंध खुद पेश हों या सीनियर अफसर को रिपोर्ट के साथ भेजें। इरफानुल हक, समा, कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं, MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं सिंध हुकूमत को पैरामेडिकल स्टाफ का रिस्क अलाउंस बहाल करना चाहिए। मामला वज़ीर आला सिंध के साथ उठाऊंगा। ख्वाजा इजहार का कहना था कि सिक्योरिटी और मजबूत बल्दियाती निज़ाम मिल जाए तो MQM कल ही इलेक्शन के लिए तैयार है। डॉक्टर्स को जो आपने एक अलाउंस दिया, रिस्क अलाउंस, तो मौजूदा जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है, ये तो लाइफ टाइम डॉक्टर को रिस्क अलाउंस देते रहना चाहिए। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर लेंगे और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हुकूमत भी चलाएंगे। लेकिन इससे पहले मसला है मकामी हुकूमतों का, जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हैं। सब ये चाहते हैं कि कराची इसी तरह लंगड़ा लूला सिसकता हुआ निज़ाम है
और जो भी मेयर आए वो माजी के प्राइम मिनिस्टर की तरह कहते रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो जब तक इस शहर में मजबूत कराची तक कश्मीर एक निज़ाम ना हो सूबे में, जब तक लोकल गवर्नमेंट बेकार है और अगर सिक्योरिटी नहीं है और सिक्योरिटी ना पुलिस दे रही है ना विभाग दे रही है, तो इलेक्शन कौन फरिश्ते आके कराएंगे। कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट में सुबह सवेरे लगने वाली आग ने 80 से ज्यादा दुकानों को जलाकर तबाह कर दिया। आग पर काबू पाने के दौरान एक फायर फाइटर और 2 दुकानदार भी जख्मी हुए। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। भड़कती आग और धुएं के काले बादल, ये कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट के मनाजिर हैं, जहां सुबह सवेरे स्पेयर पार्ट्स की दुकानों में अचानक आग भड़क उठी। एक दुकान से शुरू होने वाली आग फैलती गई और कई दुकानों को लपेट में ले लिया। चौकीदार के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। पहले इस दुकान पे आग लग गया, सुबह 6:30 बजे टाइम था, फिर यहाँ से वो बढ़ गया, बिजली बंद नहीं हो रहा था, बिजली बहुत बार शॉर्ट कर रहा था, इसी वजह से आग ज्यादा थोड़े से। जूं आग पर काबू पाने में ताखीर होती रही, मजीद दुकानें लपेट में आती रहीं। कबाड़ी मार्केट के दुकानदार फायर ब्रिगेड की सुस्त रवि पर बरहम नजर आए। मैं उसके पैरों में लेट गया कि खुदारा अपनी गाड़ी अंदर लेके आजा भाई, आग बुझ जाएगी, लेकिन वो लाए नहीं। फायर ब्रिगेड वाले 70 साल की उनकी उम्र है, उनसे चले ही नहीं आ रहा, झुके ही नहीं आ रहा। गाड़ी लाई खड़े के लिए आधा घंटा कर दिया पाइप लगाने में, पाइप नहीं लगा रहे वो लोग। गाड़ियाँ खाली नई रखी हैं, पानी नहीं है इनके पास, तो केमिकल होना चाहिए। ये इतनी शदीद आग है, सारा प्लास्टिक है, फोम है, इस तरह की चीजें हैं, उसके काबू पाने के लिए इनके पास तो सिर्फ पानी मार रहे हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक पानी की किल्लत और तंग गलियों के बाइस फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह जो वो इन्होंने दुकान से बाहर रोड पे रखे हुए, जिससे गाड़ी की मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। हमारी गाड़ियाँ बआसानी ना पहुँच नहीं पा रही थी जगह पे, हादसे की जगह पे। आग बुझाने के दौरान दीवार गिरने से एक फायर फाइटर और 2 दुकानदार जख्मी हो गए। आग लगने से दुकानों में मौजूद सामान जलकर तबाह हो गया। दुकानदार बचे कुचे सामान को अपनी मदद आप के तहत महफूज मकाम पर मुंतकिल करते रहे। इब्तदाई तौर पर आग पर काबू पाने के लिए 2 गाड़ियां आईं, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए आग बुझाने वाली गाड़ियों की तादाद 10 कर दी गई। 6 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कैमरामैन अली मुशर्रफ और फैसल आगाई के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची पुलिस ने मौसर हिकमत अमली अपनाते हुए गुलबर्ग में 3 डाकुओं को हलाक कर दिया। डाकुओं ने घर में मौजूद अहल खाना को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए फरार होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। दरख्त और घर के दरवाजे पर मौजूद निशानात आज सुबह गुलबर्ग ब्लॉक 12 में होने वाले पुलिस मुकाबले के दौरान चलने वाली गोलियों के हैं, जहां कराची पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। अहले मोहल्ला ने बच्चों का शोर सुनकर पुलिस को डाकू घर में घुसने की इत्तला दी, जिस पर चंद मिनट में ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। डाकुओं ने अहले खाना को इंसानी ढाल बनाकर फरार होने की नाकाम कोशिश भी की। हवाई फायरिंग काफ़ी देर तक तो होती रही। उसके बाद फिर जब यहाँ से निकल के खातून एक और उनके घर के मर्द हजरत थे, यहाँ से पकड़ के डकैत लेके जा रहे थे। कोने पे फिर उसके दिमाग पे पुलिस ने गोली मारी है। कॉर्नर पे आप देखेंगे ब्लड पड़ा हुआ है, यहाँ पे गोली मारी, वो यहाँ मारा है। फिर 2 बंदे आगे भागे, उसको भी मारा है। 2 बंदे जो हैं, जिस गली से डाकुओं ने फरार होने की कोशिश की, वहाँ पुलिस एहलकार पहले ही घात लगाए बैठे थे। वहीं पर 3 डाकुओं को निशाना बनाया गया, जबकि एक डाकू जख्मी हालत में सिल्वर रंग की गाड़ी में फरार हो गया। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची के इलाके बहादुराबाद के निजी अस्पताल में बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश लाने का मामला। पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम में बच्चे के साथ बदफेली की तस्दीक की है। मज़ीद बात होगी। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ हैं। अहमद रहमान, बहुत ही अफसोसनाक, दिल को दहला देने वाली ये खबर है। पुलिस क्या कर पाई है, इस बारे में क्या क्या कुछ सामने आया? जी देखिए, बहादुराबाद के जो निजी अस्पताल में खातून बच्चे की लाश को छोड़कर भागी थी, उसके बाद इस बच्चे की लाश को जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 12 से 14 साल की उम्र इस बच्चे की बताई जाती है। पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई है। उनका कहना है कि बच्चे के साथ बदफेली किए जाने के शवाहिद भी मिले हैं। बच्चे की कमर, टांगों और हाथों पर चोटों के निशान जो है वो वाज़े हैं, और जो ये चोटें हैं ये तकरीबन 24 घंटे से जायद की नहीं है। 24 घंटे के दौरान ही ये जख्म जो है उस बच्चे को दिए गए हैं। इब्तिदाई तौर पर उनका कहना है कि बच्चे की मौत दम घुटने के बायस लगती है। आपने अपडेट किया।
अब आपको बताएं, महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध ने कराची में सोशल मीडिया के जरिए असलहा फरोख्त करने वाले 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। समा ने फरवरी में ही असलहे की फेसबुक के जरिए फरोख्त का इंकशाफ किया था। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट देखिए। कराची में असले का आज़ादाना इस्तेमाल और हसूल बच्चों का खेल बन चुका है। ये असला शहर की गलियों और मोहल्लों में कैसे पहुंच रहा है, चले देखते हैं। कराची में डकैतियां और डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल तो स्ट्रीट क्रिमिनल के बाएं हाथ का खेल ही है, लेकिन कराची में असले का हसूल इतना आसान है कि जितना घर बैठे पिज़्ज़ा या कपड़े मंगवाना। लाइसेंस है या नहीं, असला आपके हाथ में चंद रोज में ही आ सकता है। सोशल मीडिया राब्ते का जरिया बनता है और फ़ोन कॉल पर भाव ताव के साथ रकम की मुंतकली का तरीका तय पाता है। लाला जी, एक पिस्तौल चाहिए जिगाना कराची के अंदर। मिल जाएगा। कितने तक का मिलेगा? उधर पहुँच 35,000 का। 36,000। 36,000 पहुँच के? हाँ हाँ। तो फिर किस तरीके से होगा इसका तरीक़ेकार? लाइसेंस तो नहीं है मेरे पास। नहीं है, लेकिन मैं भेज दूंगा, पैसे भेज दो, मैं किराए वाले को दे दूंगा, 1 हफ्ते में मिल जाएगा आपको। पिस्तौल हो या क्लैशनकोफ, असले की होम डिलीवरी करने वाला ये नेटवर्क इस कदर मुनज़्ज़म है कि हर तरह का असला आपकी दहलीज पर पहुंचाने की सलाहियत रखता है। से बात हुई थी ना हमारी, वो 223 बोर AK-47 की। जी जी। वो जो सियालकोट के अंदर डिलीवरी करनी थी। जी जी। तो अगर मैं भी उसके लिए आपने कितने मेरे को पैसे बोले थे भाई पहुँचाने के बयाना? 65,000 रुपये फाइनल। शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर एक शहरी ने बताया कि जब उसने असला मंगवाया तो उससे लाइसेंस नहीं बल्कि सिर्फ रकम का तकाजा किया गया। तो उन्होंने वेपन जो है मेरे को दर आदमखेल से कराची 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ 38,000 रुपये के एवज मेरे घर तक पहुंचा के दिया। मैंने 10,000 रुपये एडवांस भेजे उनको, इजी पैसा, और 38,000 रुपये में हमारी फाइनल डील हुई थी। 28,000 रुपये मैंने उस शख्स को यहाँ वेपन लेने के बाद चेक करने के बाद उसको दिए। असले की पाकिस्तान भर में सबसे सस्ती डिलीवरी कराची में होती है। असला बनाने वाले अलग और डिलीवरी करने वाले अलग होते हैं। लोग मखसूस हैं जो सिर्फ वेपन सप्लाई करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो इनसे पेमेंट लेते हैं और आपको हर जगह पहुंचा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ता तरीन जो वेपन पहुंचाने वाला एरिया है वो कराची है, और कराची में सबसे बासानी कोई भी हथियार आप उनसे मंगवा सकते हो। बगैर लाइसेंस असले की खरीदो फरोख्त जुर्म है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस जुर्म का बिला रोको टोक जारी रहना ना सिर्फ माशरे के लिए खतरा है बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अभी आपको हम खबर दें, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। वजारत खारजा अफेयर्स की जानिब से सिफारती पासपोर्ट की दरखास्त पर यह फैसला हुआ है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम नसीर, दरखास्त से लेकर के अब इजरा तक की बात, पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल किरण, सूरत ये कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की का जो पासपोर्ट था गुज़िश्ता हुकूमत में तो वो सस्पेंड हुआ था, लेकिन ना सिर्फ वो जारी हुआ, जिसके बाद क्योंकि उनकी अमेरिका में सर्जरी के लिए जाने के हवाले से इतलात थी और इसी सिलसिले में उनको पासपोर्ट जो है उसमें उन्होंने अपने सफारती पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी 5 साल के लिए कि 5 साल की मुद्दत के लिए उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाए। और वजारत खारजा जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो इस तमाम मामले को देखते हैं और इस पर बाकायदा तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक जो है क्लियरेंस दी गई और उसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि अगर वजारत खारजा अफेयर्स जो है वो समझता है कि इन्हें सफारती पासपोर्ट दिया जाए तो वो अपना फैसला करे, जिसके ऊपर ज़राए ये बता रहे हैं कि महकमे दाखिला की जो सिफारिश थी उसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कबूल किया और उन्होंने बाकायदा तौर पर उस पर हुक्मनामा जारी किया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको सफारती पासपोर्ट जारी किया जाए। और जरा ये भी बता रहे हैं कि उनका पासपोर्ट जो है वो महकमे दाखिला के ज़ेर-ए-इत्माम पासपोर्ट ऑफिस से DG पासपोर्ट के अंदर जो है ये इशू कर दिया गया है और ये दरख्वास्त जो थी तकरीबन 3 हफ्ते से चल रही थी, खतो खुदाबत सारे जो लेटर्स थे और आज जो है बताया जा रहा है कि उनका जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो भी इशू कर दिया गया है। ताहम अभी तक हमने शरीफ खानदान से भी और उनके करीबी हलकों से भी उनके तर्जुमान से भी रब्ता किया इस हवाले से इस खबर की तस्दीक के लिए या तरदीद के लिए, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि अभी उन्हें मिला नहीं है लेकिन ये पासपोर्ट इशू कर दिया गया है। सही।
मोहम्मद आसिम नसीर, बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। तोशाखाना की इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और स्कैंडल सामने आया है। इंक्वायरी में इमरान खान की जानिब से तोशाखाना में असल के बजाय तहाइफ की नकल जमा करने का इंकशाफ हुआ है। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी हमारे साथ हैं। जावेद फारूकी, ये असली नकली जो कुछ किया गया है, जरा उसकी तफसील बताएं। जी हाँ, देखिए, पहले तो ये तोशाखाना स्कैंडल जो है, इसमें ये चीज सामने आई थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी घड़ियां जो थी, एक घड़ी जो थी सऊदी फरमा रवा से मिलने वाली, वो उन्होंने बेच खाई थी। अब इसके बाद एक नई चीज सामने आई है, वो ये है कि उसमें कई और जो उसकी इंस्पेक्शन हुई है तो पता चला है कि कई ऐसे तहाइफ हैं जो असल नहीं बल्कि नकल उनकी कॉपी बनवाकर बाजार से बनवाकर वो तोशाखाना में जमा करवा दिए गए, और असल तहाइफ जिनमें कीमती घड़ियां भी थी, ज्वेलरी सेट थे और कई सुवेनियर थे, बहुत कीमती थे, ये तमाम साबिक हुक्मरान जो हैं वो अपने साथ ले गए और उनकी बाजार से कॉपी तैयार करवाकर बड़ी फाइन किस्म की वो तोशाखाना में जमा करवा दी गई। और ये तहाइफ जो उन्होंने असल वो अपने साथ ले गए, उनकी मालियत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। और इस बात की तस्दीक हमने रब्ता किया वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अताउल्लाह तारड़ से, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ये इंस्पेक्शन के अंदर ये चीज सामने आई है कि जो असल तहाइफ थे जो गैर मुल्की मेहमानों से मिले, सरबराहान से मिले, वो साबिक हुकूमत ने जमा नहीं करवाया बल्कि उनकी कॉपी जमा करवा दी थी। इसके अलावा ये भी एक बात सामने आई कि 2019 के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तोशाखाने में कोई अपने से वाबस्ता कोई भी तोहफा जमा नहीं करवाया, बल्कि जो भी तहाइफ मिलते रहे वो तोशाखाने तक पहुंचे ही नहीं और वो उसी तरह उनके ज़ेरे इस्तेमाल चले गए या उन्हें वो घर ले गए। तो ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। सब झूठ था, सब कॉपी थी, ये सब कुछ सामने आ रहा है। जावेद फारूकी, बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ से। अता तारड़ साहब, क्या आप इस खबर की तस्दीक करेंगे? तोहफे जो मिले थे वो अपने पास रख के तो उनके जो नकल थी या रेप्लिका था वो तोशाखाना में जमा कराया गया है। इसकी भी इंक्वायरी हो रही है और कुछ पीएम सेक्रेटेरिएट में अफसरान से भी इस पे पूछताछ हो रही है। और ये मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि ये बिल्कुल बात ठीक है कि जो तोशाखाना में मिलने वाले कई तहाइफ हैं वो अपने पास रख के तो उनकी नकल और रेप्लिका तोशाखाना में जमा कराया गया है। कानून के मुताबिक इस पे कार्रवाई होगी और जैसे जैसे तोशाखाना की तहकीकात में तेजी आ रही है, हम देख रहे हैं बहुत सारी नई चीजें खुल के सामने आ रही हैं, जिसमें ये असल की जगह नकल जमा कराने का भी मामला जो है वो आज हमारे सामने आया है कि 2019 के बाद कोई तोहफा भी डिक्लेयर नहीं किया गया। जो नकल रखी गई हैं वो 2019 से पहले की हैं। ठीक है अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि अता तारड़ कह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। नकली तहाइफ में घड़ियाँ, ज्वेलरी और सोवेनियर्स भी शामिल हैं। इमरान खान ने 2019 के बाद मिलने वाला कोई तोहफा जमा नहीं कराया।